300 नंबर फॉर्म हम कैसे फिल कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। हर चीज़ को बड़े ध्यान से और आराम से हम चीज़ों को समझेंगे, तभी शायद हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब देखिए फॉर्म 300 नंबर फॉर्म है। अगर हम एक एक फॉर्म के एक एक कॉलम को पढ़ेंगे तो शायद फॉर्म भरना काफ़ी आसान होता है, लेकिन आमतौर पर हमें फॉर्म पढ़ने की आदत नहीं होती, जिसके कारण हमें कई बार फॉर्म भरने में असुविधा होती है। आप देखिए यहाँ पर साफ लिखा है नॉट टू बी यूज्ड फॉर इंश्योरेंस ऑन माइनर लाइव्स, यानी कि बच्चों के लाइफ पे इस फॉर्म को नहीं भरा जाता है। 18 साल या 18 साल से अधिक के व्यक्तियों के लिए यह फॉर्म भरा जाता है और यह 300 नंबर फॉर्म है। शाखा कार्यालय, जो भी आपकी शाखा कार्यालय हो वो आप लिख सकते हैं। 11A है हमारी, और यहां पर कलर फोटोग्राफ, लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ ही डालना है, पेस्ट करना है इसके ऊपर। ये फॉर्म पूरी तरह से ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में भरा जाना है। इसका रीजन ये है, कई बार लिखने में गलतियां हो जाती हैं। अगर हम कैपिटल लेटर्स में भर रहे हैं तो किसी व्यक्ति के लिए भी वह पढ़ना काफी आसान होता है। इस फॉर्म में 4 सेक्शन हैं। सेक्शन 1 जिसमें कि लाइफ अश्योर्ड की डिटेल आएगी। सेक्शन 2 जिसमें कि हम प्लान क्या दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी आएगी। सेक्शन 3 उसकी पर्सनल और फैमिली हेल्थ और हैबिट्स की जानकारी आएगी। और सेक्शन 4 जिसमें वो डिक्लेयर करेगा कई सारी चीजें, डिक्लेरेशन संबंधी जानकारी आएगी। ठीक है, तो ये जो है बेसिक चीजें हमें समझ लेनी चाहिए होती हैं। अब यहां पर ये साफ देख लीजिए कि यहां पर जो आंसर है, जो उत्तर आप देंगे वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। राइट, स्ट्रोक कोई डैश लगा दिया, कोई खाली छोड़ दिया, या फिर आपने कुछ भी ऐसा निशान लगा दिया तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। या तो उत्तर यस में दीजिए या नो में दीजिए। यस और नो ही हर जगह चलना चाहिए, या फिर क्लियर आंसर होना चाहिए। ये बात समझ लीजिएगा। राइट, एक बात और, गलती करने के बाद अगर कहीं पर कोई गलती हो गई है फॉर्म भरने में, तो उसके ऊपर जो कस्टमर है, जो लाइफ अश्योर्ड है, वह सिग्नेचर करेगा। सफेद स्याही यानी कि जो व्हाइट इंक है जिसको कि करेक्शन के लिए यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि कोई गलती हुई है तो कस्टमर के सिग्नेचर वहां करवा लीजिए, और किसी तरह का करेक्शन या फ्लूइड वगैरह जो है वो लगा के उसको ठीक नहीं करना। अब शुरुआत करते हैं। यहां पर आप पढ़िए ये कॉलम है जो अभिकर्ता या एजेंट द्वारा भरा जाना है। डीओ कोड, जो विकास अधिकारी कोड है वो डलेगा यहां पर। एजेंट का नाम, उसका कोड और उसका मोबाइल नंबर। अब यहां पर हमने नाम डाला है उत्तम सिंह, उसका कोड लिया है और उसका मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं। तो जो भी एजेंट अपना फॉर्म भरेगा उसको ये खुद ही भरना है, और जैसा कहा है कि कैपिटल लेटर्स में भरेंगे तो पढ़ने में आसानी रहती है। ये जो कोड है 71523, एक्चुअल कोड एजेंट का 5 डिजिट का ही होता है। पिछले जो डिजिट्स है 5 के अलावा वो होते हैं ब्रांच कोड, किस ब्रांच का वह अभिकर्ता है, किस ब्रांच के साथ वह जुड़ा हुआ है। अब ऑफिस यूज के लिए है, लेकिन आप हमेशा जब भी पैसा दें, चाहे ऑफिस के लिए दें या किसी को दें, विकास अधिकारी को दें या अपनी ब्रांच में दें या कहीं पर भी, या फॉर्म टाइप होने के लिए भी दे रहे हैं, तो ये कैश और चेक जरूर मेंशन कर दें कि पेमेंट कैश में दे रहे हैं या चेक में दे रहे हैं, ताकि किसी तरह की कोई गलती होने की संभावना ना हो। और अमाउंट जितना भी दे रहे हैं आप, वो यहां पर डलेगा। जैसे ही आप ब्रांच में पहुंचते हैं तो ब्रांच वाले आपको एक इनवार्ड नंबर देंगे। उस नंबर को हम यहां पर रजिस्टर में, इनवार्ड का मतलब होता है जब आप ब्रांच में पहुंचे और वहां पर आपने वहां के रजिस्टर में जो एंट्री की, उसका जो नंबर है वो यहां डलेगा, और किस तारीख को आपने ये इनवार्ड नंबर लगाया वो डेट यहां डल जाएगी।
जो पेमेंट आपने डिपॉजिट की वो यहाँ पर, और पेमेंट जो होता है बीओसी नंबर, ये तब आता है जब पैसा एलआईसी के अकाउंट में जमा हो जाता है, बीओसी डेट। और ये प्रपोजल नंबर जब आपका भरा हुआ फॉर्म एलआईसी के स्टाफ द्वारा टाइप करके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है वो इंफॉर्मेशन, तो वहां से जो प्रपोजल नंबर निकलता है वो यहां पर डाला जाता है। बीओसी का नंबर होता है जिस भी नंबर के अगेंस्ट में आपका पैसा जमा हुआ हो। कई बार यह कैश काउंटर पे जो आप सीधे जाएंगे वहां काउंटर पे पैसा जमा कराएंगे, बीओसी नंबर, अपना कोड, अपनी ब्रांच का कोड, पार्टी का नाम, डिटेल लिख के, और जब वो पैसा जमा हो जाएगा तो आपको एक रसीद मिलती है जिस पर पॉलिसी नंबर नहीं होता है, केवल पेमेंट डिपॉजिट स्लिप होती है वो, तो उसको हम बीओसी नंबर, उसका जो नंबर होता है वो बीओसी नंबर होता है, और किस डेट में वो काटी गई वो यहाँ लिखते हैं। अगर केस ग्रीन चैनल में किया गया है, यानी कि पेमेंट डिपॉजिट नहीं की और उसके बाद सारा ही डिपॉजिट करने से पहले सीधा सीधा हम ब्रांच में गए, सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद अगर प्रपोजल फॉर्म में नंबर लग जाता है तो बीओसी आमतौर पर नहीं कटती है। अब सेक्शन 1, जैसा कि शुरू में इस सेक्शन के अंदर केवल जो लाइफ अश्योर्ड है उससे संबंधित डिटेल ही डालनी होती हैं। जैसे आप देखिए, अगर किसी से कोई सवाल पूछना हो कभी तो आप कह सकते हैं सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये प्रपोजल फॉर्म है, इस प्रपोजल फॉर्म का सेक्शन 1 और ये पॉइंट नंबर 1। अब यहां पर फर्स्ट नेम राम कुमार, राम, मिडिल नेम कुमार, शर्मा, याद रहे कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। पिताजी का पूरा नाम दशरथ शर्मा, माताजी का पूरा नाम कौशल्या शर्मा। जेंडर मेल है फीमेल है, तो जो भी है उस पर टिक लगा देंगे, बाकी को हम कैंसिल कर देंगे, उसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे। मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है वो यहां पर लिखेंगे। पत्नी का पूरा नाम, अगर मैरिड है तो पत्नी का पूरा नाम सीता शर्मा, और अगर अनमैरिड है तो यहां पर हम नॉट एप्लीकेबल या N/A लिखकर छोड़ देंगे। जन्म तिथि जो भी उसने प्रूफ दिया है उसके हिसाब से ही जन्म तिथि आपको डालनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट या जो भी एज प्रूफ दिया है उसके हिसाब से। और ये जो एज आती है वो आती है नियरेस्ट बर्थडे, नज़दीकी आयु, क्योंकि हम ये वीडियो जो बना रहे हैं ये 18 अप्रैल को बना रहे हैं, तो इसके हिसाब से नज़दीकी जो एज बनती है वो 40 बनती है। आप देखिए जैसे यहाँ पर कुछ करेक्शन की संभावनाएं थी, तो ऐसा नहीं था कि इसको क्रॉस कर दिया गया या इंक फैला दी गई, तो यहाँ सही से लिख के आप इसके ऊपर कस्टमर के सिग्नेचर करा दें तो इसका मतलब यह बात बिल्कुल ठीक ठाक मानी जाएगी। अब चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। पेज नंबर 2 पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां से शुरुआत होती है, वही सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। प्लेस ऑफ बर्थ, कहां पर पैदा हुए, अयोध्या, और साथ में अगर जैसे प्लेस ऑफ बर्थ कोई छोटी जगह है तो उसका स्टेट भी लिख सकते हैं कि कौन सा एज प्रूफ दिया गया है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, स्कूल सर्टिफिकेट है, डीएल है, जैसा भी प्रूफ होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन, कहीं बाहर का कोई व्यक्ति है तो बाहर का जो भी नेशनलिटी होगी वो लिख देंगे। सिटीजनशिप, नागरिकता कहाँ की है, तो इंडियन है तो इंडियन आएगा। अब जो कॉरस्पोंडेंस एड्रेस होता है, कॉरस्पोंडेंस का मतलब समझिए, इसने साफ तौर पे लिखा है पत्राचार का पता, यानी कि वो पता जहां से एलआईसी का लेन देन होना है, यानी कि कोई पॉलिसी बॉन्ड भेजना हो, कोई लेटर भेजना हो, तो किस एड्रेस पे एलआईसी उसको भेजेगी, तो वही एड्रेस हमने यहां पर डालना है। हाउस नंबर और एड्रेस इस तरीके का हो कि कोई चिट्ठी वगैरह भेजी जाए तो पहुंच जाए। हाउस नंबर पूरा डिटेल डालिए, गली नंबर डालिए, लोकेशन डालिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालिए, और आपका पिन कोड। साथ ही आप समझिए कि अगर कहीं पर आपको संभावना है कि थोड़ा सा एड्रेस में ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि लैंडमार्क वगैरह की भी जरूरत होती है, भले ही वह लैंडमार्क आपके प्रूफ में नहीं है तो भी आप उसमें जरूर लिख दीजिएगा। आपको लिख देना चाहिए क्योंकि लैंडमार्क से पहचान इजीली हो जाती है। कुरियर वाला, पोस्ट ऑफिस वाला या कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचे तो उस लैंडमार्क के माध्यम से जगह की पहचान करना आसान हो जाता है।
टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड लिखिए आप यहाँ पर। अच्छा, परमानेंट, कई बार लोग पूछते हैं जो परमानेंट एड्रेस है उसी तरीके से जिस तरीके से आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस था वो परमानेंट एड्रेस हो गया, और उसका फोन नंबर भी लिखना। तो आप यहां पर देखिए स्थायी पता। अब जहां पर पॉलिसी बॉन्ड भेजना है वो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जिसका प्रूफ है आपके पास वो है आपका परमानेंट एड्रेस। कई बार कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम भी हो सकते हैं, उन हालातों में दोनों ही एड्रेस को हम सेम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है जहां पर आजकल वो रेंट पे रह रहे हैं कुछ भी, और जहां पर चाहते हैं कि उनका पॉलिसी बॉन्ड वगैरह डिलीवर किया जाए, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आएगा, और जिस चीज का वो प्रूफ दे रहे हैं वो वहां परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। उसी के साथ रेजिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चन नंबर 15 है, तो रेजिडेंट इंडियन है, एनआरआई है, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो जैसा भी स्टेटस हो उसको हिसाब से टिक कर देंगे और बाकी को हम क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और अगर वह इंडिया से बाहर रहता है, जैसा कि ऑप्शन था, अगर रेजिडेंट इंडियन है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, भारतीय निवासी है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर भारतीय निवासी नहीं है, बाहर का रहने वाला है, तो उसका पूरा एड्रेस जहां का भी वो है, जिस भी कंट्री में जहां पर भी रहता है, उसका पूरा एड्रेस विद पिन कोड दिया जाना होगा। अब जो केवाईसी से केवाईसी में इनकम टैक्स पेयर हैं, हाँ हैं तो पैन नंबर दीजिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में आपने क्या दिया है? आइडेंटिटी में आमतौर पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी प्रूफ ऐसा चल जाता है। उसका आईडी नंबर, ये लास्ट की 4 डिजिट ही हम लिखते हैं आधार कार्ड की, बाकी 8 डिजिट जो है वो हम एलआईसी में नहीं लिखते हैं। एक्सपायरी डेट होती नहीं है इसमें, पैन कार्ड में भी नहीं होती, पासपोर्ट दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड ही दिया है, तो आधार कार्ड के अलावा अगर आप देना चाहते हैं तो वोटर कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, पासपोर्ट आदि भी एड्रेस प्रूफ में दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें इस फॉर्म को तो सारी जगह इसने सिर्फ एक आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर ही सारी जरूरतें जो हैं वो पूरी कर ली हैं। इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ हो गया। अगर आप जीएसटी के, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जीएसटी के अंडर है, कोई बिजनेस ऐसा करते हैं तो जीएसटी नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास सेंट्रल केवाईसी में का नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं आप। हालांकि आमतौर पर हम ये नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट है किसी बैंक में और आप वहां जाकर अपना CKYC नंबर मांगेंगे तो वह आपको दे देंगे। अब पेज नंबर 2 भी पूरा हो गया। अब बात करते हैं पेज नंबर 3 की। अब यहाँ पर उसके ऑक्यूपेशन से संबंधित डिटेल मांगी गई है। कई बार लोग इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? BSc MSc जो भी क्वालिफिकेशन है विस्तार से आप लिखिए। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, क्या कार्य करते हैं? वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लिखिए, जॉब करते हैं तो जॉब लिखिए। आय के साधन, ठीक है बिजनेस तो करते हैं लेकिन इनकम कहाँ से होती है? तो आमतौर पर तो जो कॉलम 2 में लिखेंगे, जो इस रो 2 में लिखेंगे वही रो 3 में भी लिखेंगे कि बिजनेस से, जॉब से, रेंटल इनकम है या LIC एडवाइजर है या कोई भी दूसरा काम जिससे करते हैं तो वहां से इनकम होती है तो वहां पर लिखेंगे। अगर जॉब करते हैं तो फिर यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नाम लिखना है। जैसे कि TCS में जॉब करते हैं, इन्फोसिस में जॉब करते हैं तो उस कंपनी का नाम आ जाएगा। लेकिन बिजनेस करते हैं तो बिजनेस तो अपना खुद का होता है तो एम्प्लॉयर यहाँ पर कोई नहीं होगा। इसके बाद अगर जॉब करते हैं तो यहाँ पर पूछा है एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज। जॉब करते हैं तो किस प्रोफाइल पे हैं? असिस्टेंट मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्समैन हैं, क्या हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। और अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या करते हैं एग्जैक्टली वो लिखना है। तो यहाँ पर है श्री राम स्कूल जो है वो रन करते हैं। रनिंग जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी आप जैसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप दीजिए। आप कह रहे हैं लेंथ ऑफ सर्विस, यानी कि कितनी अवधि से जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉब की डिटेल नहीं दी गई। अगर दी जाती तो आप जॉब के बारे में भी लिखते कब से वह जॉब कर रहा है। और अगर बिजनेस की भी बात की जाए
तो कितने साल से बिजनेस कर रहा है, और सालाना आय कितनी है। 25 लाख है तो 25 लाख आप लिख दीजिए। यह जो कॉलम है 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, उसमें आप देखिए केवल आर्म फोर्सेस, यानी कि अगर आप CISF में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, तब ही इसको भरा जाना होता है। और इसके साथ साथ एक आर्मी क्वेश्चनेयर, एयरफोर्स क्वेश्चनेयर, जो भी क्वेश्चनेयर है वो भी भरा जाएगा। अदरवाइज यह खाली रह जाएगा और नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा सिविलियन के केस में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर ये आ गया है, क्वेश्चंस बड़े ध्यान से देखिएगा। आमतौर पर ये क्वेश्चंस नो ही होते हैं बीमा करते हुए। ये सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट है कि क्या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि उसके खतरनाक गतिविधियों में इन्वॉल्व है, कोई ऐसा शौक है तो, ठीक है, या कोई कहीं पर किसी न्यायालय में कहीं पर भी कोई मुकदमा चल रहा है या कोई चार्जशीट दाखिल की गई है, तो उससे संबंधित अगर कुछ है तो उसमें भी हमें जानकारी देनी होती है, अगर हमें पता है तो, और नहीं तो नहीं। वैसे यह फॉर्म आम LIC कहती है कि यह फॉर्म कस्टमर द्वारा भरा जाना चाहिए, अगर तो ऐसा माना जाता है कि यह फॉर्म कस्टमर ने भरा है और वह अपने बारे में सही जानकारी दे रहा है। ठीक है, और वो कह रहा है कि किसी पॉलिटिकल, राजनीतिक या जोखिमपूर्ण कार्य तो नहीं करते हैं, तो उससे संबंधित भी यहाँ पर ये जानकारी दी जाती है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है ज़्यादातर फॉर्म्स में यह नो ही होता है। अब जो सबसे जरूरी बात है कि जितनी भी पॉलिसीज उसकी चल रही, जो उसने पिछले 3 साल में ली थी LIC से या कहीं और से, वह पॉलिसी भी हमें यहाँ मेंशन करनी होती हैं। तो अगर मान लीजिए जो जगह अगले पेज पे दी गई है, अगर वो सफिशिएंट ना हो तो वो कहते हैं कि एक पेपर लगा के अलग से उस पर उस पॉलिसी की जानकारी दे दी जानी चाहिए। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि यदि 3 साल के अंदर कोई पॉलिसी लैप्स हो गई है या पेड अप करा ली गई है तो LIC नया पॉलिसी इशू नहीं करेगी। तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि पहले कोई पॉलिसी लैप्स तो नहीं हो गई थी, क्योंकि आजकल LIC उस कंडीशन में नई पॉलिसी नहीं दे रही है। अब जैसा कि जो जानकारी हमने पिछले पेज पे ली कि कोई जो भी पुरानी पॉलिसियां हैं किसी भी कंपनी की, वो यहाँ पर डाली जाएंगी। अगर इस स्पेस में, यानी कि 5 पॉलिसीज के लिए ऑप्शन दी गई है, इसके अलावा 10, 12, 15 पॉलिसीज भी हैं, तो आप अलग से पेपर पे लिखिए। लेकिन हम हमेशा ही इस बात को कहना चाहेंगे कि आप यहाँ इस कॉलम को खाली ही रहने दीजिए। जो भी प्रीवियस पॉलिसीज हैं उसके लिए फॉर्म के साथ एक अलग से पेपर लगा दीजिए, ताकि एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन इसमें भरी जा सके और इसको ना भरें। इसमें पॉलिसी नंबर कहाँ से ली गई है, किस इंश्योरर से, यानी कि बजाज एक्सा, भारतीय एक्सा से है, ICIPRU से है, LIC से है, वो भरी जाती है। कौन सा टेबल है, कौन सी योजना है, कितने साल की है, उसका बीम सम एश्योर्ड क्या है, टर्म राइडर लिया है नहीं लिया है, क्रिटिकल लिया है नहीं लिया है, अतिरिक्त एडिशनल राइडर नहीं लिया है, एक्सीडेंटल बेनिफिट वाला राइडर नहीं लिया है, ADD भी नहीं लिया है। तो जो भी जैसी जानकारी होगी वो यहाँ पर फिल हो जाएगी। कब से डेट ऑफ कमेंसमेंट, किस तारीख को पॉलिसी शुरू हुई थी, कहीं कोई रिवाइवल तो नहीं कराया। लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, डेट ऑफ रिवाइवल। डेट ऑफ रिवाइवल का मतलब होता है अगर कोई पॉलिसी लैप्स हो गई और इसे चलाया गया तो वह नई पॉलिसी की तरह ही कंसिडर की जाती है। यह ध्यान देने की जरूरत है। अपने हर कस्टमर को बताएं कि किसी भी पॉलिसी को किसी भी कंडीशन में लैप्स ना होने दें। अगर लोडिंग लगी है तो उसकी डिटेल दें, मेडिकल नॉन मेडिकल है उसकी डिटेल दें, ठीक है, और पॉलिसी जो है चालू है तो बताएं, और या फिर सरेंडर की हुई है तो बताएं, कब से नहीं भरी है तो बताएं, पूरी इन्फॉर्मेशन। तो थोड़ा सा जब कस्टमर के साथ बैठे होते हैं तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन भरना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए एडवाइजेबल है कि फॉर्म के साथ एक पेपर भी आप अटैच कर दें, उस पर ये सारी जानकारी लिख कर दें, तो अंडरराइटर जो है इसको अपने आप कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ये आप देखिए, लेकिन आमतौर पर इन चारों सवाल के जवाब भी नो ही होते हैं।
कि कहीं पर पॉलिसी जो है वो LIC में किसी दूसरे ऑफिस में, आपके LIC के किसी दूसरे ऑफिस में वो कोई दूसरी पर पॉलिसी तो नहीं दी जा रही है, ठीक है, या फिर आपका कोई प्रस्ताव अंडर प्रोसेस तो नहीं है, उससे संबंधित हैं कि क्या कभी LIC ने आपका पॉलिसी को मना किया है या डेफर किया गया है कि नहीं थोड़े दिन बाद लीजिएगा, या एक्स्ट्रा लगा के एक्सेप्ट की गई है, या किसी दूसरी कंडीशंस के ऊपर बात की गई है, या आपने LIC की कोई पॉलिसी को 1 साल के अंदर वापस किया है, तो वो डिटेल यहाँ पर आएंगी। लेकिन आमतौर पर यह नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह की कोई जानकारी होती है तो उसको भी अलग से पेपर पे लिख के दें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है वह आता है नॉमिनी और अपॉइंटी संबंधित। आप समझिए, नॉमिनी कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जिसका बीमा है, उसके कुछ होने के हालातों में कुछ अगर उसे हो जाता है तो जिसको पैसा मिलता है उसको नॉमिनी कहते हैं। अब नॉमिनी का ये जो कंफ्यूजन वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर बहुत से लोग गलतियां करते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सीता, अगर सीता राम के जो प्रपोजल है उसमें सीता को अगर हमने नॉमिनी बनाया है तो सबसे पहला सवाल है कि नाम लिखिए उस नॉमिनी का। तो यहाँ पर 3 नॉमिनी हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सीता शर्मा अकेली ही नॉमिनी होती तो उसको हम कितना % देते? अगर उसके वो बच्चों को नॉमिनी नहीं बनाता तो सीता शर्मा को 100% का हम यहाँ लिख देते, सीता की आयु लिख देते और सीता का संबंध लिखते राम जी के साथ, तो वो वाइफ हो जाती। तो ये बाकी चीजें खाली रह जानी चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। ये केवल तब भरा जाता है पिछले 3 कॉलम जब चाइल्ड जो है माइनर है, यानी कि नॉमिनी जो है वो माइनर है। अगर मान लीजिए जैसे लव के बारे में बात करें इस केस में हमने 100% ना मानकर 70% जो है वो सीता जी को दे दिया है और बाकी 15% लव कुश को दिया है। तो अब देखिए, लव को भी नॉमिनी बनाया है राम जी ने और 15% हिस्सेदारी उसको भी दी है, यानी कि अगर 10 लाख रुपए का बीमा है, डेथ होने के केस में लव को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। लव की आयु 7 ईयर्स, कुश की आयु भी 7 ईयर्स, 15% उसको, 15% उसको और 70% उसको, टोटल 100% हो गया। अब यहां पर देखिए, दोनों बेटे हैं। मैडम जो थी सीता शर्मा वो मेजर हैं, तो उसमें किसी तरह की अपॉइंटी की जरूरत नहीं है। कोई मिस हैपनिंग होती है तो इनको इनका शेयर 70% मिल जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, 7 लाख रुपए इनको मिल जाएगा। लव और कुश दोनों ही माइनर हैं, इनको LIC पैसे नहीं देगी। क्यों? क्योंकि 18 साल से नीचे किसी भी व्यक्ति को पैसे नहीं मिलते। तो उन हालातों में इनके भी कोई गार्जियन होने चाहिए जो इनके बिहाफ पर क्लेम का पैसा ले सकें, इसीलिए वहां पर अपॉइंटी लिखा जाता है। याद रहे, केवल माइनर के केस में ही अपॉइंटी लगता है और अपॉइंटी वाले ये कॉलम भरे जाते हैं। तो अगर देखें लव के केस में यहां पर कौशल्या जो उनकी दादी हैं, राइट, यहां पर ग्रैंड डॉटर गलत है, ग्रैंड मदर होना चाहिए, ठीक है। अगर कौशल्या जी जो हैं वो ग्रैंड मदर हैं और कौशल्या जी के यहां पर साइन आ जाएंगे। तो यानी कि अगर राम के साथ कोई दुर्घटना होती है, सीता को 7 लाख रुपए मिलेंगे, लव को 15% 1.5 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन लव के बिहाफ पर कौशल्या जी उसको रिसीव करेंगी। ये ग्रैंड डॉटर नहीं, ग्रैंड मदर होना है। कुश उसी तरीके से, कुश के लिए भी ये चीज वैलिड है। और इनका जो भी नॉमिनी है उसका ID प्रूफ का नंबर, यहां पर आधार कार्ड था इसे लास्ट 4 डिजिट लिखी गई हैं, इनके भी ID प्रूफ के लास्ट 4 डिजिट या पैन कार्ड हैं, वोटर ID कार्ड हैं, वो पूरे नंबर यहां लिखे जाएंगे। आधार कार्ड के केस में ही केवल 2 नंबर लिखे जाते हैं, सॉरी 4 नंबर लिखे जाते हैं। पेज नंबर 5 पे कस्टमर की बैंक डिटेल्स के बारे में दिया गया है। हमेशा कोशिश कीजिए कि कस्टमर का कैंसिल चेक भी प्रपोजल फॉर्म के साथ लगा हो और उस पर उसका नाम भी लिखा हो तो बहुत बेहतर है। बैंक अकाउंट डिटेल लिखी है, किस तरह का अकाउंट है, सेविंग या करंट है, अकाउंट नंबर क्या है, MICR नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है और शाखा क्या है। और यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है फोटोकॉपी या कैंसिल चेक जो है वो जरूर लगा दें। कस्टमर का मोबाइल नंबर,
बड़े साफ साफ अलग अलग डिजिट में लिखा होना चाहिए जो पढ़ने में आसानी हो। कस्टमर की ईमेल आईडी कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर्स लिखने में फ़ायदा ये है कि अलग अलग लिख सकते हैं और साफ तौर पर चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर कस्टमर के साइन आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्रपोजल फॉर्म का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रपोजल फॉर्म के पार्ट 2 की तरफ, जहां पर लिखा गया है कि किस तरह की योजना प्रपोज की गई है। राइट, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। आमतौर पर यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, सेविंग है, रिस्क कवर है, या सेविंग और रिस्क कवर दोनों है। तो जैसी भी योजना हो, बचत के लिए दी गई है या इंश्योरेंस के लिए दी गई है या दोनों मिक्स हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, उस पर टिक लगा देंगे। अब ये जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है कि यह जो बीमा लिया गया है वो किसके तहत लिया गया है। व्यक्तिगत जीवन पे, इंडिविजुअल लाइफ पे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, HUF और MWP। बहुत से साथियों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम क्या होती है, HUF क्या होता है, MWP क्या होता है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, और अगर कोई व्यक्ति HUF या MWP पे काम करके पॉलिसी सेल करे तो वह जल्दी ही MDRT, COT, TOT कर सकता है। लेकिन अगर इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी योजना के तहत पॉलिसी नहीं दी गई तो इंडिविजुअल जीवन हम टिक कर देंगे, बाकियों को हम कैंसिल कर देंगे। अब किस तरह के राइडर्स उसमें डाले गए हैं। टर्म राइडर है तो टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर जो है वो आजकल नहीं होता है तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट है तो वो भी डालिए, एक्सीडेंटल बेनिफिट है तो वो डालिए। और यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है LIC एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जो भी राइडर दिया है वो आप निशान जरूर लगाएं। तो हम आमतौर पर ये बताना चाहते हैं कि हर पॉलिसी में एटलीस्ट ये एक्सीडेंटल वाला राइडर तो हम डाल के चलते हैं, और जिस भी कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें भी बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट होता है। अब जो योजना दी गई है, अगर हमने जीवन लक्ष्य दिया है तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो ये पहले प्लान का नाम नंबर आएगा 933 नंबर, जीवन लक्ष्य होता है। 18 साल प्रीमियम पेइंग टर्म, किस्त भरने की, कितने साल वो किस्त भरेगा, 18 साल। और टर्म कितनी है, कितने साल तक पॉलिसी चलेगी, 21 साल। तो ये तीनों ही के बीच में हाइफन लगा के हमें इसको फिल करना है। कितने की पॉलिसी दी गई है, 10 लाख रुपए की। मोड क्या है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, सैलरी सेविंग है, नैच है, सिंगल है। तो ये पॉलिसी मंथली थी, तो मंथली में हमेशा बैंक से ही पैसे कटते हैं, इसके लिए नैच का फॉर्म अलग से भरा जाता है और 2 महीने की किस्त ली जाती है। यानी कि अगर 10 लाख के ऊपर 1 महीने की किस्त 4,000 आ रही है तो हम पॉलिसी के शुरुआत में 8,000 रुपए का चेक लेंगे, ठीक है, और नैच का फॉर्म साइन कराएंगे और नैच के साथ कैंसिल चेक या फिर पासबुक की फोटोकॉपी भी लगाएंगे, जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि जिसकी पॉलिसी कर रहे हैं उसी का बैंक अकाउंट हमने लिया है। टर्म राइडर नहीं लिया है क्योंकि जो ऊपर वाले ऑप्शन थे वही यहां पर भी हैं। एक्सीडेंटल राइडर यस, क्योंकि यहां पर हमने ADDB राइडर को सिलेक्ट किया हुआ है। बैकडेटिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि यदि कभी हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पीछे पॉलिसी करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि शुरुआत जो है 1 तारीख से हो, तो हम फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना भी पीछे आ सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल से पीछे नहीं जा सकते। तो ये डेट जो है जिस दिन आप प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं उससे कोई भी पहले वाली तारीख हो सकती है, जो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1 अप्रैल, उस वित्तीय वर्ष का 1 अप्रैल से पीछे नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए हमने 1 अगस्त को प्रपोजल फॉर्म भरा है और हम ये चाहते हैं कि 1 अप्रैल से वो शुरू हो जाए पॉलिसी, तो वो शुरू हो सकती है, लेकिन उसके लिए इंटरेस्ट भी दिया जाएगा और बाकी फॉर्मेलिटीज भी होंगी। तो इसके लिए एक बार ब्रांच में कंसल्ट कर लेना चाहिए। पुलिस वालों के लिए एक्सीडेंटल राइडर अगर लेना है तो उसके लिए एडिशनल प्रीमियम भरा जाता है। आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्स हैं, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें अगर यस करते हैं तो उनको अलग से यहाँ पर उनको एक फॉर्म पर देनी पड़ेगी कि ड्यूटी पे अगर डेथ होती है तो उनको एडिशनल प्रीमियम के साथ ही दिया जाएगा,
जैसे दूसरी पब्लिक होती हैं, सिविलियंस होते हैं, उनके हिसाब से नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। यह है अगर आपने प्रीमियम वेवर बेनिफिट लिया है, यानी कि जब आप किसी माइनर के का इंश्योरेंस करते हैं तो इस फॉर्म, ये फॉर्म तो मेजर व्यक्ति के लिए है, 18 साल से अधिक की आयु के व्यक्ति के लिए है, तो उसके लिए हमें एक दूसरा फॉर्म भी भरना पड़ता है, फॉर्म नंबर 360। तो अगर वो 360 भरा है तब आपको उसके साथ साथ प्रीमियम वेवर बेनिफिट लिया है अगर, तो ये 300 नंबर भी भरना पड़ता है। तो इसमें हम अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट लिया है तो हम यहां पर यस करेंगे, अदरवाइज हम नो कर देंगे, राइट। इसके बाद आधारशिला की बात करते हैं। आधारशिला और आधार स्तंभ के लिए स्पेशल कॉलम दिया गया है। ये वो पॉलिसियां हैं जो भारत सरकार ने सब्सिडाइज्ड रेट पर दी गई हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो गरीब तबके से आते हैं। इस तरह की दोनों पॉलिसियां जो हैं इनमें प्रीमियम काफी कम लिया जाता है और एक गारंटेड मैच्योरिटी भी दी जाती है। तो आधार स्तंभ और आधारशिला जो पॉलिसी है ये इसलिए हैं, इनका टोटल इंश्योरेंस किसी भी व्यक्ति की एज पे 3 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। आधार स्तंभ जेंट्स के लिए है, आधारशिला लेडीज के लिए है। एक व्यक्ति 3 लाख से अधिक की पॉलिसी नहीं ले सकता और मिनिमम इंश्योरेंस 75,000 का और मैक्सिमम 3 लाख के ऊपर होता है। तो इसमें साफ तौर पर इन्होंने कहा गया है कि अगर आपने कोई आधारशिला या आधार स्तंभ पहले ली है तो उसकी जानकारी दीजिए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन पर एक से अधिक पॉलिसियां हो रही हैं। साथियों, यहां पर ध्यान देने की बात है, अगर 3 लाख रुपए की पॉलिसी पहले हो चुकी है आधारशिला और आधार स्तंभ किसी भी शाखा में, तो उसे नई पॉलिसी नहीं दी जाएगी। अगर आधारशिला और आधार स्तंभ पॉलिसी हमने नहीं दी है इस प्रपोजल फॉर्म में तो इसको हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगला कॉलम है जीवन अमर के लिए। जीवन अमर के केस में यहाँ पर आप देखिए ये है हमारा टर्म प्लान है। तो टर्म प्लान में अगर वह स्मोक करता है तो स्मोकर वाला ऑप्शन, नॉन स्मोक करता है, नॉन स्मोकर है तो नॉन स्मोकर वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ध्यान रहे कि नॉन स्मोकर जब वह टिक करेगा तो जब उसका मेडिकल होगा तो उसमें यूरिन कोटिनाइन टेस्ट अवश्य होगा, लेकिन यह हमें फॉर्म भरते हुए ध्यान नहीं रखना है। लेकिन जीवन अमर की जो पॉलिसी है वह मेडिकल के थ्रू पास होती है, तो उसके बारे में जब चर्चा होगी तो इसके बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे भी जो कंडीशन है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर उसमें इस कॉलम को भरने के लिए आपको जीवन अमर के बारे में पूरी जानकारी होगी तभी आप इसको भरिए। अगर जीवन अमर नहीं पॉलिसी दे रहे हैं तो इसको नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ दीजिए। चलते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर LIC जानकारी लेना चाहती है कि किसी भी दूसरे ऑफिस में कहीं आपकी पॉलिसी जो है रिवाइव तो नहीं हो रही है या कोई पॉलिसी ले तो नहीं रहे हो इसके साथ साथ, क्योंकि एक आदमी कितनी भी पॉलिसी ले सकता है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि आपके साथ साथ आपकी पत्नी या आपके जीवन साथी या आपके बच्चों के नाम पे कोई पॉलिसी तो नहीं ली जा रही तो उसका विवरण देना चाहिए, और नहीं ली जा रही तो इसको ना में रख सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट जो है और या डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। साथ साथ अगर आपने कहा यस तो इसके पीछे भी फॉर्म के आखिरी में भी 2 एनेक्शर लगे हुए हैं, उनको भी भरना होता है जैसी भी कंडीशन हो। मैच्योरिटी बेनिफिट को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, यानी कि अगर 10 लाख रुपए मैच्योरिटी मिल रही है तो और आप कहते हैं कि मुझे अपनी मैच्योरिटी लमसम न लेकर इंस्टॉलमेंट में लेनी है, तो 5 साल, 10 साल या 15 साल जैसी भी अवधि के आप चूज करेंगे उसी अवधि के हिसाब से आपको एक मुश्त ना मिलकर, लमसम ना मिलकर इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाएंगे। इसी तरीके से डेथ बेनिफिट को भी आप इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं, क्योंकि यदि आपको लगता है कि आपका जो नॉमिनी है वो उसको तुरंत पैसे को इस्तेमाल कर लेगा, उसका फायदा उसको नहीं मिलेगा, एक बार में ही पैसा मिल गया तो इंस्टॉलमेंट में मिले तो अच्छी बात है, तो वह 5 साल से लेकर 15 साल की अवधि के बीच में इंस्टॉलमेंट्स में अपना डेथ बेनिफिट अपने नॉमिनी को दे सकता है। अब यहाँ पर एक कंसेंट की बात है, क्या आपने कंसेंट को पूरी तरह समझ लिया है, प्रपोजल कौन सा है, क्या शर्तें हैं, तब यस करेगा कस्टमर। और यहाँ पर अगर आपने जो भी आपकी नीड थी उसके हिसाब से आपने पॉलिसी ली है तो आप यस करेंगे। पोर्टल अगर आपका है तो कस्टमर ID दीजिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। यहाँ पर कस्टमर के सिग्नेचर आ जाएंगे। हमने 2 कॉलम्स जो हैं वो पूरे कर लिए हैं।
2 सेक्शन हमारे पूरे हो चुके हैं। अब देखते हैं तीसरे सेक्शन और चौथे सेक्शन में क्या क्या बचा है। ओके, बात करते हैं सेक्शन 3 की। इसमें पर्सनल और फैमिली डिटेल्स हेल्थ संबंधित आती हैं। हेल्थ और हैबिट की जानकारी इसमें हमें देनी होती है, कस्टमर को देनी होती है। हमेशा आप देखिए कि जो हाइट वेट है वो हाइट सेंटीमीटर में डलती है यहाँ पर, और वेट केजीज में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि नॉन मेडिकल अगर केस करना है, बिना मेडिकल के अगर केस करना है तो, या केस होना है तो उसके लिए हाइट वेट स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और जो चार्ट होता है उसके अंदर ही, लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं उसको विस्तार से एक बार पढ़ना चाहिए कि क्या कभी किसी भी बीमारी के लिए आपने किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से 5 साल के अंदर 1 हफ्ते के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है? राइट? कभी आप किसी नर्सिंग होम में जनरल चेकअप के लिए एडमिट हुए हैं? ठीक है। क्या आप हेल्थ ग्राउंड पे पिछले 5 सालों में जो आपका प्लेस ऑफ वर्क है वहां पर एब्सेंट रहे हैं? अगर ये जानकारी है तो दीजिए। साथ में याद रहे, अगर इस संबंधित कोई भी जानकारी यस में आती है तो उसके लिए फिर LIC आप लोगों से, कस्टमर से मेडिकल की रिक्वायरमेंट करेगी, और मेडिकल होने पर ही जब सारी चीजें होंगी, उसे जो भी उसने चीजें मेंशन की हैं उससे संबंधित चीजें जब होने के बाद, तब केस आगे पास होगा उसका मेडिकल होने के बाद। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी तरह की कोई भी अगर बीमारी है, इनको पढ़ के आप लिख सकते हैं। वैसे अगर सब कुछ ठीक है तो नो ही आता है हमेशा, राइट? और अगर इनमें से किसी भी ऊपर जो बीमारियां दी हैं उनमें किसी एक का भी आंसर यस है तो वहां पर निकले डिटेल में उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। उसमें लिखा है किस तरह का रोग है, कब पता चला, क्या उससे पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं या ट्रीटमेंट पे हैं, और नाम, एड्रेस, डॉक्टर, हॉस्पिटल का देना है यहाँ पर। ठीक है। अब पर्सनल हैबिट्स की बात करें तो यह आपके धूम्रपान और जो उससे संबंधित है कि आपने किसी तरह का कभी धूम्रपान किया है, मदिरापान किया है, अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह, नारकोटिक्स वगैरह या कुछ भी ऐसा लिया है, या कोई अपने गुटखा, तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। साथ में याद रहे साथियों, अगर इसका आंसर यस होगा तो LIC इसे एज अ हजार्ड समझती है। हजार्ड का मतलब ये है कि LIC की टर्म्स में वह चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उससे बीमारी होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, जिससे कि मृत्यु की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 9 पे। यहाँ पेज नंबर 9 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमेशा छूट जाता है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ये 3rd क्वेश्चन, इसके ऊपर खास ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा जाता है कि आपका स्टेट ऑफ हेल्थ कैसा है आमतौर पर, तो हमेशा ही लोग गुड लिखते हैं अगर स्वस्थ हैं तो। ठीक है। और ये है जो क्वेश्चन 4 है वो फैमिली के बारे में है कि किसी तरह का कोई बच्चों को कोई समस्या, HIV, हेपेटाइटिस, TB वगैरह की डिटेल तो नहीं है, तो उसका भी आमतौर पर आंसर नो ही होता है, लेकिन अगर कुछ है तो जरूर बताएं। अब आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है कि उसकी फैमिली में कितने समय तक लोग जिंदा रहते हैं, और उस जिसका भी हम इंश्योरेंस कर रहे हैं उससे संबंधित ही ये फैमिली हिस्ट्री बनती है। अब जैसे पिता की एज जो है, जो पिताजी की जो डेथ है वो 70 की, जब उनकी उम्र 70 साल के थे तो उस टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर आप देखिए किस साल में मृत्यु हुई वो भी लिखना है, और क्या कारण था वो भी लिखना है। ठीक है। और मदर जो है वो 68 अभी जिंदा है, कौशल्या जी, ये 68 है, उनकी स्वास्थ्य ठीक है। ब्रदर 3 है तो तीनों की उम्र लिखिए, और स्वास्थ्य जिंदा है तो ठीक लिखिए। ठीक है। सिस्टर्स अगर नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। स्पाउस की एज जो है 38 है, वो भी गुड है, 2 बच्चे हैं, लव कुश, राइट। तो ये इसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में हो गई। अब महिलाओं के केस में जब भी कोई, अगर ये तो राम के अलावा अगर हम सीता का इंश्योरेंस कर रहे होते तो महिलाओं के केस में कुछ खास चीजें यहाँ पर अलग से फीमेल प्रोपोनेंट्स के लिए दी जाती हैं कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी का बीमा नाम तौर पर नहीं होता है, और अगर होता है तो गायनी रिपोर्ट्स वगैरह, जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह उसने करवाई होती हैं वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह लगती हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर ही बीमा होता है, 6 महीने के बाद बीमा नहीं होता। अच्छा, डेट ऑफ 6 महीने, प्रेगनेंसी के 6 महीने होने तक ही।
अब डेट ऑफ लास्ट डिलीवरी कई बार लोग नहीं पूछ पाते हैं, तो उसका होता है डेट ऑफ बर्थ ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप लिखवा दीजिए, राइट। और किसी तरह का कोई सिजेरियन, मिसकैरेज, एबॉर्शन वगैरह तो नहीं हुआ था, या ये नॉर्मल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ आंसर होना चाहिए नो, कि ना कोई मिसकैरेज हुआ था, ना कोई एबॉर्शन हुआ था, ना सिजेरियन सेक्शन हुआ था। ठीक है, क्या आपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क किया था ट्रीटमेंट वगैरह के संबंध में? तो अगर किया था तो उसकी डिटेल आएगी, नहीं तो नहीं। वैसे हस्बैंड की डिटेल, क्योंकि आमतौर पर वाइफ जो हैं अगर अनमैरिड हैं तो ये नहीं भरना होता है, और अगर मैरिड हैं तभी भरना होगा कि हस्बैंड का पूरा नाम राम कुमार शर्मा, क्या करते हैं, बिजनेसमैन, और इनकी आमदनी इनकम कितनी है साल की वो, और इन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी ली हुई है। तो यहाँ पर पॉलिसी नंबर, किस ब्रांच से ली हुई है, कितने का इंश्योरेंस है, कितने की पॉलिसी है, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है उसका, राइट। तो ये पे इसी तरह उसके बाद यहाँ पर साइन भी होंगे। तो इस तरीके से पेज नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ ये सेक्शन 4 है, डिक्लेरेशन है। इसमें साफ तौर पे कस्टमर के बारे में कहा गया है। कस्टमर के सिग्नेचर यहाँ पर आते हैं पेज नंबर 4 पे, और किस दिन आपने ये फॉर्म फिल किया हुआ था, और यहाँ पर हमारे एजेंट के साइन यहाँ पर आएंगे, और कोड हमेशा ही उनको मेंशन करना पड़ेगा। LIC में एजेंट जब भी साइन करेगा तो उसके नीचे अपना कोड जरूर लिखिएगा ताकि कंफर्म रहे। और ये तारीख जो भरने का स्टाइल है वो भी आप देखिए, डेटेड एट दिल्ली, जगह का स्थान जो स्थान है उस पर किस तारीख को बीमा किया है, और वो इस हिसाब से डेट डल जाएगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर चलते हैं, पेज नंबर ये है आपका 11 पेज, पेज नंबर 12 पे आते हैं। 12 पे भी 2 जगह सिग्नेचर होने हैं कस्टमर के। सिग्नेचर यहाँ पर लाइफ एश्योर्ड के सिग्नेचर होंगे, और सेक्शन 41 के तहत भी यहाँ पर भी कस्टमर के सिग्नेचर होंगे, राइट। और यहाँ एजेंट के सिग्नेचर होंगे। सेक्शन 41 में लिखा गया है किसी तरह का कोई कमीशन वगैरह देके तो बीमा नहीं किया गया है, और कोई भी व्यक्ति यदि कमीशन दे के बीमा करता पाया गया तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए का फाइन लगेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इसमें जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात आएगी तो उसके ऊपर हम इसके ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे, राइट। अब आते हैं जो क्वेश्चन पीछे था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर जो है पेज नंबर मैं एक बार बता देता हूं कौन से पेज पर। सेक्शन 2 के क्वेश्चन नंबर 9 पे यहां पर लिखा हुआ है कि मैच्योरिटी बेनिफिट आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं या डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। ये पेज नंबर 7 पे है। अगर इसके आंसर यस या नो में जो भी कंडीशन में है, तब हमें मैच्योरिटी के लिए अगर हम इंस्टॉलमेंट मिलना चाहते हैं तो पेज नंबर 13 पे ये एडेंडम बना हुआ है, इसको कस्टमर से भरवाना है। यहां पर देखिए साफ लिखा जा गया है, बीमित व्यक्ति द्वारा दिया जाए। अब यहां पर आप देखिए कि क्या वो किस्तों में लेना चाहता है। अगर वो लेना चाहता है तो यस होगा, नहीं तो नो होगा। नो होगा तो फिर ये सारा ही कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे हमें कुछ नहीं फिल करना है। लेकिन अगर यस है तो उस केस में कितने अवधि के लिए लेना चाहते हैं, 5 साल, 10 साल या 15 साल, जो भी ऑप्शन है उसके लिए निशान लगा दीजिएगा, टिक कर दीजिए, बाकी को कैंसिल कर देंगे। और फिर यहाँ पर लिखा गया है कि पूरी पेमेंट या पार्ट पेमेंट। अगर पूरी पेमेंट है तो उसके हिसाब से ही, और अगर पार्ट पेमेंट है तो परसेंटेज वगैरह हम हिसाब लगा सकते हैं कि कितना परसेंटेज हमें जो है इंस्टॉलमेंट में चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल अमाउंट बन रहा था इसका 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इसने लमसम ले लिया, बाकी जो पार्ट पेमेंट है 40% उसको इंस्टॉलमेंट्स में हाफ ईयरली में अगले 15 साल तक उसने डिवाइड कर लिया, तो एक तरह से इंस्टॉलमेंट के रूप में उसको मैच्योरिटी मिलेगी, राइट। अब जो इंस्टॉलमेंट्स की कंडीशन है वो इस हिसाब से कि मंथली कम से कम 5,000 रुपए बननी चाहिए, क्वार्टरली कम से कम 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए। तब ही केवल हम उस 15 इंस्टॉलमेंट से बना सकेंगे। ये मिनिमम है, इनसे अधिक अगर बनती है तो हम बिल्कुल बना सकते हैं। फिर यहाँ पर डेट और दिल्ली जो प्लेस ऑफ बर्थ है, सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस, डेट भी इस हिसाब से और प्लेस, और फिर सिग्नेचर। जो पेज नंबर 14 है जो कि लास्ट पेज है, उसमें डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स में आमतौर पर मैक्सिमम लोग जो है नो ही चूज करते हैं, उन्हें पैसा लमसम चाहिए होता है। लेकिन यदि लगता है कि फैमिली जो है वो पैसा जो मिलेगा उसको संभालने में असमर्थ है किसी कंडीशन में, तो उस केस में वो इंस्टॉलमेंट में जैसे हमने मैच्योरिटी प्रोसीड्स के लिए लिखा था उसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, डेट और डेली और सिग्नेचर हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ें
आपको ध्यान रखने की हैं और नाम पूरा। तो इस तरीके से हमने पूरा फॉर्म भर लिया है। इसमें फिर भी एक बार बात कर लेनी चाहिए अपने विकास अधिकारी से, या मुझसे आप बात करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस चीज को फास्ट। ये जो वीडियो देखा तो वीडियो देखने में काफी लंबा समय लग गया, लेकिन फॉर्म भरने में 5 से 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है अगर आपने एक बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ली है तो। राइट, थैंक यू।